जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं हेमू कलानी के बारे में। हेमू कलानी भारत का वो वीर और भारत का वो सपूत था जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपना बलिदान दे दिया। यानी कि जब उनको फांसी पड़ रहा था तब उनकी महज उम्र 18 वर्ष की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमू कलानी के बारे में। आप शायद इन लोगों के नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन इन लोगों का भी ठीक भारत की आज़ादी में उतना ही योगदान था जितना कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व अन्य क्रांतियों का भी था। तो आपको भी इन सब के बारे में जानना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमू कलानी की। तो हेमू कलानी का जन्म 11 मार्च 1924 में सिंध में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उनका जन्म सिंध में एक शहर जिसका नाम था सक्कर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही हेमू कलानी का शरीर बहुत ही अच्छा खासा और स्वस्थ था। हेमू कलानी बचपन से ही उनका ये मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हेमू कलानी का आदर्श भगत सिंह थे। हेमू कलानी क्या किया करते थे हमेशा कि फांसी के फंदे को लेकर के अपने गले में डालते थे और डाल करके उसको खींच करके देखते थे और वो दबाव को महसूस करते थे कि फांसी पड़ते समय कैसा लगता है। एक बार की बात है कि हेमू कलानी बगीचा में पेड़ से खुद को फांसी पर लटका रहे थे, यानी कि वो प्रयास कर रहे थे, खुद को वास्तव में फांसी नहीं लगा रहे थे। और उनको ऐसा कार्य करते हुए उन्हीं विद्यालय के एक प्राचार्य जिनका नाम गंगाराम था, उन्होंने देख लिया। ऐसी अटपटांग चीज़ करते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हेमू से पूछा कि हेमू, ये क्या कर रहे हो तुम? तो हेमू ने बताया कि गुरुजी, मैं उस दर्द को महसूस करना चाहता हूँ जिस दर्द को हमारे भगत सिंह ने महसूस किया, ताकि मैं भी एक दिन अपने देश के लिए जब फांसी पर चढ़ रहा हूँगा तो मुझे कोई कष्ट ना हो। यानी कि उनका बचपन से ही सोच बहुत ज़्यादा ऊपर था। ये देख करके गंगाराम बहुत ही भावुक और बहुत ही उत्साह से भर जाते हैं कि एक छोटा सा बालक में इतना सा प्रयास और उत्साह। तो उन्होंने तुरंत एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वराज संगठन, और वह संगठन में बहुत से लोगों को वहाँ पर शामिल किया जाता था। उसके अनुसार क्या था कि इस संगठन में जो लोग आएंगे उनका मेन कर्तव्य ये रहेगा कि वो बहुत से युवाओं को ये प्रेरित करेंगे कि हमारे देश को वो आज़ाद कराए। देश प्रेम उनको करना सिखाया जाता था स्वराज संगठन में। तो जो स्वराज संगठन था उनके लीडर हुए गंगाराम, जो कि उस स्कूल के प्रोफेसर थे। पूरा नाम उनका डॉक्टर गंगाराम था। एक और घटना है बहुत ही मज़ेदार कि हेमू के पिता एक बार शहर से बाहर गए थे जिसका नाम था पेशुमल कलानी नाम था। तो वो शहर से बाहर गए थे और बाहर किसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो पेशुमल ने क्या देखा कि एक अंग्रेज एक कमज़ोर और निहत्थे व्यक्ति को पीट रहा है और बंदूकों से उसको पीट रहा है, मार रहा है सर पर, और बहुत ही लहूलुहान हो चुका है वो व्यक्ति। तो हेमू के पिता जाते हैं और अंग्रेज को ये समझाते हैं कि इन्हें मत मारिए आप, ये गलत है, किसी को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। जब ये बात अंग्रेज सुनता है तो अंग्रेज को बहुत गुस्सा आ जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, उनके पिता को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डाल देते हैं और यह खबर हेमू को पता चलता है कि मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया गया है, तो वो तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकाल करके उस पुलिस थाने के सामने चक्कर लगाने लगते हैं और वो सही मौके की तलाश करते हैं कि जैसे ही सही मौका मुझे मिलेगा मैं यहाँ के जो थानेदार है, रंगदार हैं, उनको मैं गोली से मार दूंगा और अपने पिता को छुड़ा कर ले चला जाऊंगा। और बाहर क्रोधित होकर के वहाँ पर घूमने लगते हैं। और दुर्भाग्यवश या बोल सकते हैं सौभाग्यवश उसी रास्ते से गंगाराम जा रहे थे और गंगाराम ने देखा कि हेमू बहुत ही क्रोधित होकर के हाथ में पिस्तौल ताने हुए चक्कर लगा रहा है थाने के। तो हेमू गंगाराम जब हेमू से पूछते हैं कि हेमू आखिरकार बात क्या है, तो हेमू अपनी सारी बातों को गंगाराम को बताता है। इस पर गंगाराम उन्हें समझाकर बुझाकर घर वापस लाते हैं। बोलते कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, किसी को अचानक से तुम गोली मारोगे तुम पर भी केस हो जाएगा। इस तरह से हेमू का गुस्सा शांत होता है। तो बचपन से ही हेमू बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं उग्र किस्म के व्यक्ति थे, उग्र किस्म के बालक थे। अब एक और घटना बहुत ही मज़ेदार है हेमू के जीवनी में। हेमू के जीवनी में क्या, एक और उनके एक शहर जिनका नाम था शक्कर, वहाँ पर हर साल कुश्ती का प्रतियोगिता होता था। तो एक बार एक अंग्रेज जो कि कुश्ती करते थे, उन्होंने क्या किया, एक कमज़ोर भारतीय को उठा कर कुश्ती में पटक रहे थे। ये हेमू ने देखा कि भारतीय कमज़ोर है और इसका नाजायज़ फ़ायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। तो हेमू ने तुरंत उनको चुनौती दे दी
कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली भारतीय की शक्ति क्या होती है। इस तरह से हेमू उस अखाड़े में प्रवेश करते हैं और अंग्रेज को हरा देते हैं कुश्ती में। यह बात पूरे शक्कर शहर में आग की तरह फैल जाती है कि हेमू विजय हुआ, हेमू ने कुश्ती में अंग्रेजों को हरा दिया। और वहाँ के जो लड़के थे उन्होंने खूब जोर शोर से जुलूस निकाला, हेमू की विजय यात्रा निकाली और शहर में हर एक जगह नारे लगाए जाने लगे हेमू के नाम पर। यह देखकर अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको वो ये पचा नहीं पा रहे थे ना कि हमारा कोई अंग्रेज किसी भारतीय से हार गया। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को भेजा और जितने भी व्यक्ति हैं उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। और लाठीचार्ज करवाने के बाद बहुत सारे व्यक्तियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति आपस में अब नहीं मिलेंगे। लेकिन हेमू कालानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 300 व्यक्तियों का संगठन इकट्ठा किया और इंडिपेंडेंट आर्मी उनका नाम दे दिया। 300 जो व्यक्ति थे, 300 सारे नौजवान थे और वो 300 के 300 नौजवान रात के समय ही पुलिस थाना पहुंच जाते हैं और पुलिस जो अंग्रेज होते हैं उनको ये कहते हैं कि आप हमारे भारतीयों को छोड़ दीजिए जिनको आपने गिरफ्तार किया है। इस पर अंग्रेज उन्हें छोड़ते तो नहीं हैं, उल्टा इन पर भी लाठीचार्ज कर देते हैं। और लाठीचार्ज करने के बाद इनके जो लीडर होते हैं गंगाराम, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। माहौल बहुत ही भयावह हो जाता है, गोलियां भी चलती है वहाँ पर, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसी बीच जब हेमू को पता चलता है ये बात कि गंगाराम अब गिरफ्तार हो गए हैं और हेमू के एक और मित्र जिनका नाम हीरा था, दोनों क्या करते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं और लेट करके अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं कि गंगाराम को छोड़ दिया जाए। लेकिन जब अंग्रेज गंगाराम को वहाँ से पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दोनों व्यक्ति मर चुके हैं। उन्होंने इसे छोड़ दिया और गंगाराम को लेकर के चले गए थाना। और नीचे बच गया कौन, हीरा और हेमू। दोनों उठते हैं और एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, योजना बनाने लगते हैं कि किस तरह से गंगाराम को छुड़ाया जाए। तो हीरा और हेमू जिस जगह पर रह रहे थे उस जगह पर जब वो रह रहे थे ठीक उसके बगल वाले एक गांव पर बहुत सारे अंग्रेज आते हैं और आ करके पूरे गांव को आग लगा देते हैं। और गांव के जो प्रधान होते हैं अंग्रेज उस प्रधान को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। ये पता चलता है हेमू को और उनके साथियों को। हेमू और उनके साथी मिल करके वहाँ पर आते हैं और आ करके जिन जिन अंग्रेज ने गांव को आग लगाया उन अंग्रेजों को उन्होंने गोली से मार दिया। यानी कि अंग्रेज के पास आते हैं, उन्हीं की पिस्तौल छीन करके लगभग 2 दर्जन यानी 24 से 25 अंग्रेजों को हेमू और उनके साथियों ने मार दिया। यह खबर जब अंग्रेजों को पता चलता है कि लगभग 2 दर्जन हमारे अंग्रेज मारे जा चुके हैं, बहुत ही उनको डर अंदर से लगने लगता है कि क्रांतिकारियों का दिन प्रतिदिन व्यवहार खराब होता जा रहा है और वो हमें प्रतिदिन लगातार मार रहे हैं। उनके मन में एक डर पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि हेमू और उनके दोस्त अब भूमिगत हो गए। अब वो छुप करके रहने लगे। वो सामने नहीं आते थे अंग्रेज के कि कहीं सीधा ना पकड़ाया जा सके और अंदर ही अंदर रह के सारे काम करते थे। उसी समय 1942 को महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो। यह बात से ये सभी हेमू के 3 मित्र वास्तव में थे। एक का नाम हीरा था, एक का नाम था नाथ हरी। ये तीनों दोस्त थे। तो नाथ हरी बम्बई में गए हुए थे जहाँ पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा लगाया था। इससे ये लोग प्रेरित होते हैं और नाथ हरी बम्बई से हथगोला, जो कि जिसको हम लोग आज के ज़माने में बम कहते हैं, ले करके चले आए शक्कर में और शक्कर में ला करके हेमू को दे दिया कि हेमू लो। हेमू, हीरा और नाथ हरी ये तीनों बम ले करके चले जाते हैं थाना, जहाँ पर गंगाराम को वो लोग पकड़ के रखते हैं अंग्रेज कि जाएंगे जाकर के पुलिस वालों को मार के गंगाराम को छुड़ा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग अपने मनोकामना में सफल नहीं हो पाते हैं और उल्टे ही इन लोगों के साथ एक बुरी घटना घट जाती है। हीरा का वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, यानी अंग्रेजों द्वारा हीरा शहीद हो जाता है। अब नाथ हरी और हेमू बचता है और वो आकर के वापस गाँव में रहने लगते हैं, छिप करके रहने लगते हैं। ये लोग अपने अंदर ही अंदर गतिविधियों को, उस समय ये आपको बता दें कि जो हेमू था उनकी उम्र बहुत ही कम थी, 17 साल के वो हेमू थे उस समय जब ये सारे काम कर रहे थे। हेमू वापस आते हैं गांव में और गांव में आने के बाद रहने लगते हैं, लोगों को अंदर ही अंदर मदद करते हैं। एक दिन नाथ हरी को यह खबर मिलती है कि शक्कर शहर में अंग्रेजों द्वारा एक ट्रेन आ रहा है। उस ट्रेन में
बहुत सारा बम बारूद बंदूक अंग्रेजों का है और वो इस बम बारूद का इस्तेमाल क्रांतिकारियों और भारतीयों के लिए प्रयोग करने वाले हैं। ये बात जब हेमू को पता चलती है तो हेमू यानी 23 अक्टूबर 1942 के दिन हेमू और इंडिपेंडेंट आर्मी के कुछ सदस्य चले जाते हैं उस रेल ट्रैक के पास जहाँ पर वो गाड़ी आने वाली होती है। उन्होंने योजना बनाई थी कि रेल ट्रैक को ही उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे, जिससे गाड़ी घटनाग्रस्त हो जाएगी और जो संकट हम लोग पर आने वाला है वो हट जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों को ये पता चल जाता है कि हेमू और इंडिपेंडेंट आर्मी के कुछ सदस्य वहाँ पर आने वाले हैं। अंग्रेज पहले से ही अपनी जाल बिछा करके रखते हैं, जिसमें हेमू और उनके साथी आकर के फंस जाते हैं। हेमू और उनके साथी आकर के फंस जाते हैं तो हेमू अपने मित्रों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं संभाल लूँगा सभी अंग्रेज को। तो उनके मित्र सभी चले जाते हैं और हेमू वहाँ पर अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब हेमू को ले जाया जाता है जेल और मिलिट्री न्यायालय में उसको पेश किया जाता है और पेश करने के बाद हेमू को सजाए मौत नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन उस पर जब अंग्रेज़ों को ये पता चलता है कि 2 दर्जन अंग्रेज़ों को किसने मारा है, हेमू ने ही मारा है, तो उनको फिर उम्र कैद की सज़ा को हटा करके सजाए मौत दे दी जाती है। और तारीख तय होती है 11 मार्च 1943। सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनका मृत्यु का दिन तय होता है 21 जून 1943। इस दिन उनको फांसी पड़ने वाली होती है। जब फांसी पड़ने वाली होती है और वो रहते हैं कहाँ, जेल में, तो उनकी माता उनसे मिलने आती है। उनकी माता उनसे कहती है और उनकी माता फूट फूट के रोती है कि ये तुमने क्या किया हेमू। तो फिर हेमू अपनी माता को याद दिलाते हैं कि आपने ही बचपन में हमें भगवद गीता का पाठ दिया था और आपने हमें ये समझाया था कि आत्मा अजर अमर होते हैं। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मैं भी उस जगह पर पहुँचने वाला हूँ जिस जगह पर भगत सिंह पहुँच गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा इस बात से खुश थे कि अब मुझे फांसी पड़ने वाला है। और आखिरी दिनों में कहा जाता है कि हेमू का वजन भी बढ़ रहा होता है। और जेल के अंदर में हेमू जहाँ पर रहता था ना, उनको बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई थी और वहाँ पर अंग्रेज जाने से डरते थे जहाँ पर हेमू होते थे, क्योंकि अंग्रेज को डर था कहीं उनको भी ये ना मार दे। तो हेमू का कुछ ऐसा व्यक्तित्व था। आखिरकार हेमू को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उनसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो अंतिम इच्छा के रूप में वो वही बोलते हैं कि यहाँ पर जो आए हैं जज के न्यायालय के जो जज हैं, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, उन सभी को ये कहना होगा इंकलाब जिंदाबाद, यूनियन जैक मुर्दाबाद। उन लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और सभी अंग्रेज ने ये कहा कि इंकलाब जिंदाबाद। अंतिम इच्छा पूर्ण होने के बाद हमारे वीर हेमू कलानी शहीद हो जाते हैं और हमारे इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। यानी कि मात्र 18 साल की उम्र तक ही उन्होंने जिया, लेकिन अपना कुछ ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों पर छोड़ करके गए जिसको हम आज तक याद कर रहे हैं। यानी कि उम्र कम हो ये मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं कि आप कितना बड़ा काम करते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसी जीवन में आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बार बार ये जीवन आपको मिलने वाली नहीं है। इसी के साथ जय हिंद।